जगहों पे मिलेंगी। मतलब वो चैप्टर जो है ना आपका लिपिड्स का जो चैप्टर है उसमें ये मुख्तलिफ जगहों पे ये चीज़ें स्कैटर्ड हैं। तो मैंने इनको सारों को एक जगह पे इसको कलेक्ट करके ना तो मैंने लिख दिया। वैसे मैं वाइट बोर्ड में होता तो मैं इसको भाई हैंड लिखता सारा कुछ ना, ताकि आप इसको फॉलो कर लें। तो बहरहाल है कि जो फैट्स की जो मेटाबॉलिज्म है वो आपको पता है कि फैट जो है बेसिकली क्या होते हैं जी, क्या होते हैं फैट्स बेसिकली, ये किस तरह से स्टोर होते हैं बॉडी के अंदर? हाँ जी। फिर दोबारा कहीं, आपकी आवाज कट रही थी। अच्छा, मैंने कहा कि आपके जो जो फैट्स हैं ये किस तरह से स्टोर होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ग्लिसराइड्स। किस फॉर्म में होते हैं? ट्राइग्लिसराइड। सर ट्राइग्लिसराइड। हाँ, ट्राइग्लिसराइड्स। हाँ जो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में होते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड जो हैं ये स्टोर होते हैं आपके एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। वहाँ पे फैट सेल्स होते हैं, वो स्पेशलाइज सेल होते हैं कि जो इनको स्टोर करते हैं जो लिपिड्स को या फैट मॉलिक्यूल्स को इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। तो इसमें जो शुरुआत होती है आमतौर पे ट्राइग्लिसराइड्स आपको पता है कि दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है ग्लिसरॉल और होता है थ्री फैटी एसिड्स, ठीक है। ग्लिसरॉल और थ्री फैटी एसिड से मिलकर बनता है आपका ट्राइग्लिसराइड। तो ये जो प्रोसेस है ये शुरू कैसे होता है? कोई ना कोई हार्मोन तो है, आपको बताया था मैंने कि हमेशा सबसे पहले जो आपका एंजाइम है उसको एक्टिवेट करने के लिए कोई हार्मोन दरकार होगा, ठीक है ना। तो इस केस में जो हमारा हार्मोन्स हैं वो एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, जिसे हम बोलते हैं एड्रेनलिन। कलेक्टिवली उनका नाम है कैटिकोलामाइंस, ठीक है। कलेक्टिवली इनका नाम है कैटिकोलामाइंस और उन्हें हम कहते हैं एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। ये दो हार्मोन्स हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द बाय द एड्रेनल ग्लैंड एंड दे रेगुलेट द फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप जो मैं बता रहा हूँ आपको? यस सर। हाँ जी। सबसे पहले मतलब आपका जो है जो एड्रेनल ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करेगा कैटेकोलामाइंस या एड्रेनलिन, दो तरह के होते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। अच्छा, ये जो है आपके जो रिसेप्टर होते हैं फैट सेल के, उनके ऊपर आके अटैच होते हैं। फैट सेल के दो रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स। फैट सेल में दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको चलो लिख के ही कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या कहा जी कि आपका एड्रेनल ग्लैंड जो है, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड जो है उसने एड्रेनल ग्लैंड जो है उसने प्रोड्यूस किया। असल में इससे इतना अच्छा लिखा नहीं जाता, लेकिन चले ये प्रोड्यूस करेगा आपके कैटिकल माइंस को। कैटिकल कैटिकल माइंस को प्रोड्यूस करता है जी। जो है जी आपके एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, दो तरह के जो हैं उनको कहते हैं, जो कलेक्टिवली नाम दे दिया कैटिकल माइंस का, ठीक है। एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन ये जो है जाएंगे आपके फैट सेल के पास। फैट सेल जो हैं आपके फैट सेल के पास गए और फैट सेल जो है वो उसके पास दो तरह के रिसेप्टर हैं। एक होते हैं जी उसके पास अल्फा रिसेप्टर और दूसरा होता है जी उसका बीटा रिसेप्टर्स, ठीक है। इसके पास अल्फा और बीटा रिसेप्टर होते हैं, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स। यहाँ तक बात समझ लगी आपको जो मैंने बताया आपको?
हाँ जी, Yes, sir. हाँ जी। एड्रेनल ग्लैंड है, उसने कैटेकोलामाइन्स प्रोड्यूस किए और वो फैट सेल्स के अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स को जाके एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स क्यों हैं, ये दो रिसेप्टर्स क्यों हैं। आपको मैं अगर बताऊं या पूछूं आपसे कि अगर हम रेस्ट में बैठे हुए हैं तो हमारी प्री डोमिनेंट सोर्स कौन सी होगी एनर्जी के लिए? Fat. फैट। Fat. वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, जब रेस्ट में होंगे तो आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है या कम चाहिए होती है? Come. कम चाहिए होती है, ठीक है। इसका मतलब है हमें कम एटीपीज भी दरकार होंगे, ऐसे ही है। Yes, sir. और कम एटीपीज प्रोड्यूस करने के लिए हमें कम एनर्जी सोर्स रिक्वायर्ड होगी, ऐसे ही है। Yes, Yes. sir. और वो सोर्स हम कौन सी यूज कर रहे हैं रेस्ट के अंदर? Fat. वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अब फैट्स के अंदर दो तरह के रिसेप्टर्स इसलिए दिए दिए गए हैं, ये उसकी रैपिड और स्लो कह लें कि ब्रेक डाउन के लिए रेगुलेट करता है, यानी कि सेल्स जो हैं आपके फैट सेल्स हैं उनकी स्लो और फास्ट जो ब्रेक डाउन होगी ना, उसको ये रेगुलेट करता है, ठीक है ना। अल्टीमेटली ये जो आपका रिसेप्टर जब एक्टिवेट होते हैं ना तो ये लाइपेज को एक्टिवेट करते हैं, लाइपेज एक्टिविटी को क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। लेकिन फ़र्क ये होता है कि जब आपका अल्फा रिसेप्टर पे, अब मेरी बात सुन लीजिएगा गौर से, जब अल्फा रिसेप्टर पे जाके अटैच होते हैं आपके कैटेकोलामाइन्स, तो उस वक्त आपकी जो ब्रेकडाउन होती है ट्राइग्लिसराइड्स की, वो होती है स्लो, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? Yes, sir. और जब आप बीटा के ऊपर अटैच करते हैं कैटेकोलामाइन्स को तो उस वक्त उनकी होती है ब्रेकडाउन फास्ट, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझसे पूछेंगे जी कि वो कौन सी सूरत होगी कि जब वो अल्फा पे अटैच होंगे और कब होंगे बीटा पे। ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था आपको, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि जब आप मसल स्टिमुलेशन करते हैं, जब आपकी मसल्स मूव करते हैं, हरकत करते हैं, तो उसकी वजह से आपकी जो है ना बीटा रिसेप्टर्स, वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं टुवर्ड्स दी कैटेकोलामाइन्स। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप? हाँ जी। तो वो जब आप एक्टिविटी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, लो टू मॉडरेट एक्टिविटी करेंगे, तो वो आपके बीटा रिसेप्टर्स जो है ना वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं और रिजल्टिवली आपके जो कैटेकोलामाइन्स हैं वो बीटा रिसेप्टर्स पे जाके अटैच हो जाते हैं और दे कॉज रैपिड डिग्रेडेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। मेरी बात समझ लगी आपको? ठीक है ना। तो अभी कोई एक बंदा मुझे बताए क्लास में से, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि आपको समझ लग गई है। शुरू कहाँ से किया था हमने, कैसे किया था? एड्रीनल ग्लैंड से। हाँ सर जी, ट्राइग्लिसराइड्स को हाँ एक्टिवेट किया था एड्रिनल ग्लैंड से कैटेकोलामाइन्स ने। ठीक है जी। आगे क्या हुआ? सर कैटेकोलामाइन्स दो टाइप्स के हैं, एपिनेफ्रीन एंड हाँ नॉरएपिनेफ्रीन। जी, ठीक है जी, सही है। फिर ये फैट सेल्स पे अटैच हो जाते हैं ठीक है जी, सही है। और और इसके दो रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा और बीटा रिसेप्टर। सही हो गया, क्यों होते हैं? अल्फा जो होगा वो मसल स्टिमुलेशन के लिए। हाँ जी, ठीक है ना। मसल स्टिमुलेशन से बीटा रिसेप्टर जो आपके हाइपर सेंसिटिव होते हैं और इसकी वजह से वो कैटेकोलामाइन जो उनको एक्टिवेट कर देते हैं और इस तरह से जो है ना आपका जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं दे विल स्टार्ट टू ब्रेक डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। अब समझ लगी मेरी बात की? मेरी बात साफ आ रही है आपको? यस सर, आ रही है और आपको हमारी बात? हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम वापस चलते हैं जी, हम वापस चलते हैं जहाँ से हम आए थे। तो वो स्लाइड जो मैंने आप हाथ से लिख के आपको मैं करने की कोशिश कर रहा था, तो वो दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, अब आपके ट्राइग्लिसराइड्स हैं, उनके ऊपर कौन काम कर रहा है, कौन सा एंजाइम काम कर रहा है जी? लाइपेज। हाँ, लाइपेज। और लाइपेज ने क्या किया है कि एक तो उसको ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एक तो उसको क्या कर दिया, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे ही है ना। और किसमें कर दिया, फैटी एसिड में। और फैटी एसिड में कितने मिलेंगे, कितने मिलेंगे फैटी एसिड? 3 फैटी एसिड। 3 फैटी एसिड। और फैटी एसिड की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं। कोई 18 कार्बन के हो सकते हैं, कोई 16 के हो सकते हैं, कोई 20 के, 22 के, इस तरह से होगा। बात की बात है, उसको बाद में जिस तरह से वो होगा। लेकिन फिल वक्त क्या मिला है
एक ग्लिसरॉल मिला है और क्या मिले हैं, 3 फैटी एसिड्स मिल गए हैं। अब दोनों का जो फेट है ना वो डिफरेंट है, ठीक है, दोनों का जो फेट है, दोनों का जो मंजिल है वो डिफरेंट है, मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे ये। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ग्लिसरॉल की, चलें बात कर लेते हैं, लेट्स सी। और ये आपको पहले पता भी हुआ है, आपने इसको किया भी हुआ है, इसको मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। तो ग्लिसरॉल जो है ये जो है आमतौर पे जो आपकी साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म जो है ये, क्योंकि अभी ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही है मौजूद, फैटी एसिड भी और ग्लिसरॉल, ठीक है, ये सारे किसमें है जी, दे आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये कहाँ पे काम हो रहा है, ये कहाँ पे काम हो रहा है जी, हाँ साइटोप्लाज्म में काम हो रहा है, ठीक है, ठीक है। ये जो आपकी ब्रेकडाउन हुई है ना इसकी ट्राइग्लिसराइड्स की, ये कहाँ पे हुई है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। हाँ साइटोप्लाज्म में भी पड़ा हुआ है सब कुछ, ठीक है, फैटी से भी पड़े हुए हैं और ग्लिसरॉल भी पड़ा हुआ है, समझ लगी मेरी बात की आपको। यस सर। अच्छा, तो अच्छा अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो ग्लिसरॉल है इससे हमने, अब जरी सी बात है, एनर्जी हासिल करनी है किस तरीके से। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी आपने किसी चीज को मेटाबोलाइज करना होता है तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, एक्टिवेट। हाँ जी, और एक्टिवेट कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन से। शाबाश, ये तो आपने छिपा मिला। फॉस्फेट लगा फॉस्फेट अटैच करते आप हैं। तो 3 किलो सोना नहीं दे रहे हैं आज, वो जो पाकिस्तान वाला है जी, हाँ जी, क्या कह रहे हैं, हाँ मैंने कहा जी आपने पहले क्या किया, एक्टिवेट किया, ठीक है, एक्टिवेट कर दिया उसको पहले, ठीक है। तो एक्टिवेट करने के लिए हमें अब क्या चाहिए, एटीपी चाहिए आपको, ऐसे है ना, यस सर। हाँ, और एटीपी जो है हमें अब जो है वो उसके साथ फॉस्फेट अटैच करवाएगा, और जो भी रिएक्शन जिसमें आपका एटीपी इन्वॉल्व हो और उसकी फॉस्फेट हम यूटिलाइज कर रहे हो, तो उसमें उसको क्या कहते हैं, उस एंजाइम को क्या बोलते हैं, काइनेज। काइनेज। और ये चूंकि ग्लिसरॉल है तो उस रेफरेंस से नाम क्या आ गया इसका, ग्लिसरोकाइनेज, ग्लिसरोकाइनेज। है ना। अब ग्लिसरोकाइनेज ने क्या बना दिया है, आपका ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बना दिया, क्या बना दिया, ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट फॉस्फेट। बना दिया। अब इधर याद कीजिएगा हमने ना ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल पड़ी थी, यस सर। पड़ी थी ना, तो उसमें एक एंजाइम था हमारे पास, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज था, यस सर। यस साइटोप्लाज्म सर। है ना, हेलो, मैंने कहा साइटोप्लाज्म के अंदर ये था ना एंजाइम, ये वाला ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज था ना, यस सर। बोल रहे यस हैं, सर। हाँ। तो ये क्या करता था, ये क्या करता था कि ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट को किसमें कन्वर्ट करता था, डाई DHAP। हेड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट, ऐसे ही है, ऐसे ही है, यस सर। डाई हेड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट को कन्वर्ट करता था, ठीक है। और फिर हम क्या देख सकते हैं साहब, सर समझ नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं, डिस्टॉर्शन हो रही है। सर सर आवाज आपकी नहीं आ आवाज में रही। बहुत डिस्टॉर्शन है। ये F7 को सर रिमूव करें जरा। एप्स है उनको, हाँ जी, खुद ही हो गया रिमूव। खुद ही चला गया, नहीं है सर, सर ओप्पो है भी, F7। है भी। अच्छा सर ओप्पो F7 लिखा हुआ है ऊपर। हाँ ये रिमूव कर दिया, और मैंने क्लास भी लॉक कर दी है, ठीक है, मैंने रिमूव कर दिया, ये सही है। हो गया रिमूव, हाँ जी सर। हाँ, जी सर हो। और क्लास में लॉक कर दिया ताकि ना कोई बंदा जो है ना वो ना करे। अच्छा चले, तो अभी हम कहाँ पहुंचे थे, हमने बनाया था, मेरी बात सही आ रही है वैसे आपको, सर हाँ क्या कह रहे हैं, अभी सही आ रही है। अच्छा ठीक है,
तो अब हमने ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से डाई, आ रही है सर आवाज आपकी। हाँ क्या कह रहे हैं? सर ठीक आ रही है अब। हाँ, ठीक आ रही है आवाज। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा, ठीक है जी। DHA। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक NADH प्रोड्यूस भी करेंगे, ठीक है। अब ये जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये कहाँ जाएगा भाई, ये कहाँ जा सकता है बताएं? ग्लाइकोलाइसिस से ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हाँ, और उसका स्टेप नंबर किसमें जाएगा? 5 में। फाइव। शाबाश। और इस तरह से क्या हुआ कि आपने इसको भी एनर्जी के अंदर डाल दिया, आपने एनर्जी मेटाबॉलिज्म में डाल दिया, और अल्टीमेटली इससे भी क्या बनेगा, क्या क्या बनेगा अल्टीमेटली हमारे पास? ग्लाइकोलाइसिस, पायरुवेट। यस पायरुवेट, सर फॉस्फेट। को पाइवेट बन जाएगा, और पाइवेट ने फिर अल्टीमेटली इससे आगे फर्दर क्या जाना है, इससे हमें एनर्जी फिर, क्रेब्स साइकिल। हाँ जी, अब समझ लगी है कि हमने ग्लिसरॉल को किस तरह से इस्तेमाल कर लिया फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। अभी फिल वक्त हम ना सिर्फ इसका पाथवे कर रहे हैं, हम बाद में ना इनकी एनर्जी कैलकुलेशन भी करेंगे, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को शक है, मसला तो पूछ सकता है। वो सर अच्छा जी, अब हम वापस आते हैं जी, अब आते हैं फैटी एसिड के पास, ठीक है, फैटी एसिड्स के पास हम आते हैं। अच्छा, इसमें फैटी एसिड के अंदर ना थोड़ा सा इशू आता है, थोड़ा सा एक तो होते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड, एक होते हैं मीडियम चेन फैटी एसिड, एक होते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड। इस बात का पता है आपको? जी सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, ये जो होते हैं ना आपके शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो होते हैं, ये इजीली क्रॉस कर लेते हैं आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, और समवट मीडियम चेन भी जो है वो पास कर सकते हैं, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, ठीक है, उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कम होता है, तो वो उसको पास कर लेते हैं। लेकिन जो आपके ना लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो होते हैं ना, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, वो इसको क्रॉस नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमें एक सेपरेट सिस्टम चाहिए होता है जो उसको माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में से गुजारता है। उस सिस्टम को हम बोलते हैं कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है ना, कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है ना। ये इसको मैं बाद में अभी बताऊंगा आपको कि ये अब मेरी बात नोट कर लें कि जो लॉन्ग चेन होते हैं, लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड होते हैं, उनको माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में से गुजारने के लिए हमें कार्निटीन दरकार होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? सर क्या रिपीट कर दो। समझ नहीं आ रहा। सर रिपीट कर देंगे बस। मैंने कहा कि जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं, इनको माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में से गुजारने के लिए कार्निटीन दरकार होती है, CARNITINE। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कार्निटीन ठीक है जी, कार्निटीन। और इसका पूरा सिस्टम जो बनता है उसको आप याद कर ले कैट के नाम से, CAT, ठीक है ना, कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। ये एक एंजाइम सिस्टम होता है जो गुजारता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर से, ठीक है। और क्योंकि आपकी जो बीटा ऑक्सीडेशन है ना, जो बीटा ऑक्सीडेशन है, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा, ठीक है ना, इसलिए ये मैट्रिक्स में लेके जाएगा इसको ना फैटी एसिड्स को, फिर वहाँ पे जाके उसकी अल्टीमेटली मेटाबॉलिज्म होगी। यानी कि ये जो आपका ग्लिसरॉल था, ये आपका साइटोप्लाज्म के अंदर ही यूज अप हो गया, ठीक है ना। ये जो आपका ग्लिसरॉल था, ये आपका साइटोप्लाज्म के अंदर इसका शुरू हो गया था मेटाबॉलिज्म, लेकिन फैटी एसिड जो है, इनका जो मेटाबॉलिज्म है, ये स्टार्ट होगा मैट्रिक्स के अंदर जाके या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। अच्छा, अब इसमें हमारा जो फैटी एसिड होते हैं, इनको भी हमने जब यूटिलाइज करना है ना, इसको कह लें कि मेटाबॉलिज्म के लिए, तो उसको भी एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है ना। फैटी एसिड को भी हमें क्या करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ेगा।
तो इसके लिए हम कोएंजाइम ए यूज़ करते हैं, ठीक है। और साथ ही हम ना जो एटीपी को जो यूज़ करते हैं, लेकिन एटीपी की एनर्जी लेते हैं, फॉस्फेट नहीं लेते, ठीक है। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे एटीपी जो है हम उसकी एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं लेकिन फॉस्फेट को यूज़ नहीं कर रहे, तो उस जगह पे जो एंजाइम यूज़ हम करते हैं वो मैं नाम बाद में बताऊँगा, लेकिन अब वो किस तरह से उसका नाम आपने याद करना है कि हम यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं फैटी एसाइल कोए, ऐसी है ना। तो प्रोड्यूस करने को हमने कहा था सिंथेसिस, ठीक है ना। और उसी रेफरेंस से हमने सिंथेज पहले बोला था नाम, ऐसे ही ना, हमने पहले बात की ना सिंथेज एंजाइम्स की। जी सर। हाँ जी। यस लेकिन दो तरह के एंजाइम सिस्टम होते हैं, एक होते हैं सिंथेज, एक होते हैं सिंथेटेज। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? सिंथेज, यस सर। सिंथेटेज। सिंथेज होते हैं उसमें एटीपीज यूटिलाइज होगा, ठीक है ना, उसकी फॉस्फेट यूटिलाइज होगी। लेकिन सिंथेटेज जो है वो उसमें सिर्फ और सिर्फ इसकी बॉन्ड एनर्जी यूज होती है। ये देखें आप, इसके साथ आपके सामने फॉस्फेट भी हमें मिल गया वापस और एएमपी भी वापस मिल गया। सिर्फ यूज क्या हुआ है कि जो बॉन्ड को तोड़ने से जो एनर्जी मिली थी उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए हमने ये जो कोएंजाइम ए है इसको हमने इसके साथ अटैच कर दिया फैटी एसिड के साथ। मेरी बात समझ रहे हैं आप? सर क्या कहा, समझ लगी? सर सर जो एटीपी है, अगर हम एएमपी और पीआई को करें तो ये जो डाइग्लिसराइड बनेगा, तो हमने इसका मतलब 1P यूज किया है। नहीं, 1P क्यों यूज किया हमने? पी तो वापस मिल क्योंकि गया। एएमपी लिखा है। क्योंकि एएमपी है ना। मोनो है और एक तरफ फॉस्फेट, तो ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यस सर। ये एडीपी है, सॉरी ये एडीपी लिखा है, फिर यहाँ से सही कर लें इसको। यस ओके सर। एडीपी और पीआई आपको मिल गया, ठीक है ना। ये आपको मिस्टेक सही कर लें। आपकी एडीपी एक फॉस्फेट का जो है हमें यूटिलाइज किया हमने, ठीक है। तो एडीपी और पीआई अब सही लग हो गया जी, क्लियर होगी बात? यस सर। हाँ, तो एटीपी जो है ना उससे हमने एक आपने बॉन्ड एनर्जी ली है और उससे आपने कोएंजाइम ए अटैच कर लिया और हमारे पास क्या बन गया, फैटी एसाइल कोए। और फैटी एसाइल कोए जो है आप चले जाएगा कहाँ पे जाएगा, ये अब माइटोकॉन्ड्रिया में जाए, मतलब फैटी एसिड पहले ही वो है, ये सारा काम माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रहा है। और ये इसमें जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर। कहाँ जाएगा? बीटा ऑक्सीडेशन में। कहाँ जाएगा? बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर चला जाएगा। समझ लगी? यस सर। ठीक है जी। यानी कि आपका जो फैटी सेल कोए बना है ये अब बीटा ऑक्सीडेशन में जाएगा, जो कि हम बाद में इसको डिटेल में करेंगे। बीटा ऑक्सीडेशन के तकरीबन 3 से 4 स्टेप्स है, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वो भी इजी आपके लिए होगा। तो फिल वक्त हमने क्या किया है कि हमने आपका जो ट्राइग्लिसराइड था उसको हमने डिफरेंट चैनल्स के अंदर भेज दिया है, ठीक है। जहाँ पे हमने उसको यूटिलाइज करते हुए हमने क्या किया है, हमने इसकी एनर्जी को आगे कन्वर्ट करना है, एटीपीज में सारा कुछ करना है। तो यहाँ तक अगर किसी को ना समझ लगी हो तो पूछ सकता है जी, अभी है कोई मसला? ये फैटी चले जाना है माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर ये प्रोसीजर होना है जाके फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके बनेगा, पहले फैटी एसिड गुजरेगा। ये अंदर ही हो रहा है। ये जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आपको याद है ये जो आपका बना था क्या कहते हैं एसिटल कोए, वो कहाँ बना था वाला? सर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। कोएंजाइम ए जो है ना ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ये सारा बनेगा और फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भेज दिया जाएगा। आप समझ आ गई? जी सर। हाँ जी। तो सर? हाँ जी सर ये जो ट्राइग्लिसराइड से बोले बोले सर ये ट्राइग्लिसराइड से आगे ग्लिसरॉल बन रहा है ना, तो आगे जब डीएचएपी बनता है तो वो कार्बोहाइड्रेट में हमने ग्लाइकोलाइसिस के टर्म में पढ़ा था ना। हाँ। तो मतलब ये अब इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो फैट की टर्म में हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं या वो आगे ग्लाइकोलाइसिस में चली जाएगी? अब हमने कार्बोहाइड्रेट की टर्म में चली जाएगी। जब हम एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे ना तो फिर हम फैट मॉलिक्यूल के हिसाब से चलेंगे। एक जो आपका ट्राइग्लिसराइड है ना पूरा ये 406 देता है आपको टोटल, जो है ना ट्राइग्लिसराइड का एक ना
उसमें अगर वो पाल्मिटेट हो तो ये इसमें बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितने बढ़ते जाएंगे ना आपके कार्बन, देखिए ग्लूकोज का तो स्ट्रक्चर एक ही होता है ना, तो ग्लूकोज जहां से भी आ जाए उसके से हमें उतनी एनर्जी मिलेगी। वो 38 एटीपीज मिले थे, लेकिन जब आपका फैट्स आता है ना तो फैट्स की लेंथ, चेन की लेंथ ना बढ़ भी जाती है, कम भी होती है। अगर 16 कार्बन का है तो और हमें एटीपीज कम मिलेंगे, अगर 22 का है तो ज्यादा एटीपीज मिलेंगे। तो उस हवाले से ये हम बात करेंगे बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर, और फर्दर मोर जब हम इसकी एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना, तो वो हम इसके बारे में आपको बाद में दोबारा मैं बताऊंगा भी। लेकिन फिल वक्त आज जो था ना वो इंट्रो आपका था लेक्चर फॉर दी मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, ठीक है ना। तो ये जो फैट्स हैं ये आपको वेरिएबल एनर्जी एटीपी देते हैं। अगर फैटी एसिड की जो लेंथ है वो ज़्यादा है उनके अंदर, लॉन्ग चेन है तो वो ज़्यादा एनर्जी देंगे, ठीक है ना, और अगर शॉर्ट चेन है तो वो कम एनर्जी आपको देंगे या कम एटीपी देंगे, ठीक है जी। ओके सर। हाँ जी, तो अभी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, कोई मुश्किल तो नहीं है? यस सर, हो गया क्लियर। अच्छा चलें, मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि विच हार्मोन एक्टिवेट्स दी लाइपेज एक्टिविटी? हाँ जी, कैटेकोलामाइन। कार्टिकोमाइन। हाँ जी, कैटेकोलामाइन। विच ऑर्गन या विच ग्लैंड प्रोड्यूस कैटेकोलामाइंस? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड। हाँ जी, शाबाश। वेयर द एड्रिनल ग्लैंड इज प्रेजेंट? एड्रिनल पोर्शन। Where the adrenal gland is present? सर किडनी above the kidney. हाँ जी, शाबाश, ठीक है। And where the catecholamines are attached? सर अल्फा एंड बीटा अल्फा एंड बीटा Receptors. के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते Where the alpha and beta receptors are present? On fat cells. हैं। Fat cells. What is the function of alpha receptor? स्लो ब्रेकडाउन ऑफ कार्टिकोलामाइन एंजाइम। And when the slow breakdown takes place? व्हेन रेस्ट। ठीक है। And when the beta receptors are activated? फास्ट ब्रेकडाउन, मसल एक्टिविटी। What is the logic Access- behind? Moderate to high muscle activity. Muscle stimulation, and they increase the sensitivity of beta receptors, ठीक है ना। यस सर। अब आपके पास हर चीज का लॉजिक मौजूद है, ऐसे ही है ना, हर चीज का अपने को पता लग गया कि क्यों ऐसे होता है, ठीक है ना। जी अच्छा, हाउ द ग्लिसरॉल इज यूज्ड फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? It is converted into dihydroxyacetone phosphate. सर So glycerol 3-phosphate conversion. Yes, Phosphate that- glycerol will convert it into glycerol 3-phosphate. So 3-phosphate. Very good, shabash. And what will be the next step? डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट बनता है सर NAD की एनर्जी को यूज करके। ग्लिसरॉल 3-phosphate हाइड्रोजिनेज। Very good, shabash. And where the DHAP will be sent or will be used? ग्लाइकोलिसिस स्टेप 5। Glycolysis. Step 5. शाबाश, इसका मतलब सारों को समझ लग गया है, जो था हमने अभी पढ़ा, किसी को दिक्कत नहीं है, ऐसे ही ना। अच्छा, लेट्स कम टुवर्ड्स द फैटी एसिड। हाउ द फैटी एसिड, अच्छा, वेयर द दिस लिपोलाइसिस इज टेकिंग प्लेस, इन द माइटोकॉन्ड्रिया और इन द साइटोप्लाज्म? स्पेस में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। हाँ जी, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। नहीं, ये कहाँ पे हो रही है जो आपकी लिपोलाइसिस? साइटोप्लाज्म।